प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 1 साल हो गया है, लेकिन प्रेगनेंसी अभी तक कंसीव नहीं हुई है। तो सिर्फ ये सोचते रहना अभी टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम है, ये इनफ नहीं है। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी कि विमेन में इनफर्टिलिटी के कॉमन कॉजेज कौन कौन से हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आज पहले हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी कहते कब है। इनफर्टिलिटी को जब कहा जाता है जब विमेन की या फीमेल की जो एज होती है वो 35 साल से कम और अपने पार्टनर के साथ वो 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या संबंध बनाती है, रहती है रिलेशनशिप में, फिर भी उसको एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो उसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और अगर महिला की एज 35 या उससे ज़्यादा है, लेकिन अगर पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और लेकिन फिर सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ओवुलेशन प्रॉब्लम। अगर महिला का ओवुलेशन हर महीने प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो ये नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। अगर महिला को बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ है, या महिला का जो वेट है बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, और इसमें देखा जाता है कि ओवेरियन रिजर्व की कमी है, तो ये सारे जो कारण हैं ये भी क्या करती हैं, ओवुलेशन को प्रॉपर तरीके से रिलीज होने में हर महीने इफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि ट्यूब्स को ब्लॉक करने के मेन कॉजेज क्या क्या हैं। इसके मेन कॉजेज हैं जैसे कि पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस हो, महिला को किसी तरीके का ट्यूब का इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन है, या एंड्रोमेट्रियोसिस है, या फिर पेशेंट को पीआईडी का इन्फेक्शन हो रहा हो, बार बार पीआईडी हो रही हो लेकिन वो किसी तरीके का ट्रीटमेंट ना ले रही हो, और या फिर प्रीवियस कोई सर्जरी हो, तो उस टाइम पे भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि टीबी का इन्फेक्शन किस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करती है ट्यूब को ब्लॉक होने में। टीबी का जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर हीलिंग के दौरान टिश्यू जो है स्कार बना देता है, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। ये इस फाइब्रोसिस की वजह से ट्यूब्स जो होती है या तो फिर थोड़ी बहुत नैरो हो जाती है या पूरी तरीके से बंद हो जाती है, तो ये टीबी के कारण भी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। दूसरी होती है कि अगर जो ट्यूब्स के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक सीलिया होती हैं, अगर इन्फेक्शन या सूजन होती है ट्यूब्स में, तो उस टाइम पे सीलिया में की जो फंक्शन होती है, जो एग और एम्ब्रियो को आगे की तरफ मूव करते हैं, तो उस सीलिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि उसकी फंक्शन को इफेक्ट करती है ये सूजन और या इन्फेक्शन, तो ये एग और एम्ब्रियो को या फिर स्पर्म को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसके बाद बात करते हैं एंड्रोमेट्रियोसिस और प्रीवियस सर्जरी के बारे में। एंड्रोमेट्रियोसिस और प्रीवियस कोई सर्जरी होती है, तो उस टाइम पे वहाँ पे इन्फेक्शन या सूजन या स्कार टिश्यू बनने की वजह से वहाँ पर जो ट्यूब्स होती हैं वो आपस में चिपक जाता है, जिससे स्पर्म और एग प्रॉपर तरीके से मीट नहीं कर पाते हैं और फर्टिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं यूट्रस की प्रॉब्लम। एग और स्पर्म का मिलना ही फर्टिलाइजेशन की जर्नी का एंड नहीं है। एम्ब्रियो को प्रॉपरली यूट्रस में इम्प्लांट होना होता है। अब जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फिर उसके बाद एम्ब्रियो क्या होता है कि यूट्रस की लाइनिंग में चिपकना होता है, उसे इम्प्लांट होना होता है। लेकिन अगर यूट्रस की लाइनिंग में स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम है, या पॉलिप है, या फाइब्रो एडिनोमा है, या एडिनोमायोसिस है, तो उस टाइम पे भी एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर लाइनिंग अपनी एक नॉर्मल से ज़्यादा मोटी है या बहुत ज़्यादा पतली है, तो उस टाइम पे भी इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं एज एंड ओवेरियन रिजर्व। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विमेन की एज। एज के साथ एग की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ग्रेजुअलिटी तीनों ही डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि ये कम हो जाती हैं। इसलिए 35 के बाद अननेसेसरीली प्रेगनेंसी को डिले नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम। अगर महिला को पीसीओएस है या पीसीओडी है, या फिर
प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है उस टाइम पे, या फिर पेशेंट का जो एएमएच है वो लो है, या फिर ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, या फिर इम्बैलेंस है। तो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें टेस्ट कौन-कौन से होते हैं। इनफर्टिलिटी का रीज़न आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर्स कुछ हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड और एफएसएच, एलएच और एएमएच और ज़रूरत पड़ने पर एचएसजी भी इसमें जाँच की जाती है। इसमें एचएसजी की जाँच इसलिए की जाती है, देखा जाता है इस जाँच में कि फ़ैलोपियन ट्यूब किसी भी कारण से बंद है या फिर ओपन है, ये सारी चीज़ें इसमें चेक किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट कंप्लीटली कॉज पर डिपेंड करता है। अगर ओवुलेशन की प्रॉब्लम है तो इसमें ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए इसमें कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिससे ओवुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर थायराइड की या प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट करके इसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। अगर फाइब्रॉइड, पॉलिप या एंडोमेट्रियोसिस है तो इसकी सेलेक्टेड कॉज को देखते हुए इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो डॉक्टर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आईयूआई या आईवीएफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं और बार बार ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अपना जो रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करना है। एक बात और हमेशा याद रखिए कि इनफर्टिलिटी में सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी के रीज़न ही नहीं देखे जाते, इसमें मेल फैक्टर्स भी रीज़न इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको हेल्पफुल लगी तो आप मेल इनफर्टिलिटी के रीज़न कौन कौन से हैं ये जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेल लिखिए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।